नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, पाताल की जादूगरनी। पाताल की जादूगरनी, लेखक विमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको। किसी गांव में अजय विजय नाम के दो मित्र रहा करते थे। भगवान ने भी उनकी खूब विचित्र जोड़ी मिलाई थी। अजय पतला दुबला 4 फुट का कमजोर व्यक्ति था, तो विजय लंबा तगड़ा 7 फुट का शक्तिशाली युवक। यह दूसरी बात थी कि अजय शरीर से जितना कमजोर था, उतना ही बुद्धि में काफी प्रखर था। दोनों ही बचपन से अनाथ थे, इसलिए दोनों एक साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हुए एक दूसरे का दुख सुख बांटकर किसी प्रकार अपनी जिंदगी जी रहे थे। अजय एक महाजन के यहाँ नौकर था। वहाँ उसे काफी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन वह मेहनत से कभी नहीं घबराता था और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करता था। विजय भी एक सेठ के यहाँ मजदूरी किया करता था। दोनों सुबह साथ साथ घर से निकलते थे और संध्या को अपना काम खत्म करके साथ साथ ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में आ जाते थे और खाना आदि बनाने के पश्चात खा पीकर सो जाते थे। दोनों से ही उनके मालिक इतना काम लेते थे कि एक बार आंख लगने के पश्चात उनकी सुबह ही नींद खुलती थी। एक दिन जब दोनों काम से वापस लौटे, अरे हमारी झोपड़ी कहाँ गई? सुबह तो यहीं थी, फिर उसे कौन उठा कर ले गया? जब उन्होंने आस पड़ोस वालों से पूछा, अरे भाई, तुम्हारी झोपड़ी और आसपास की जमीन को किसी सेठ ने खरीद लिया है और अब वह वहां अपना कारखाना लगाएगा। ओह भैया अजय, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। अब हम कहाँ रहेंगे? मेरे विचार से हमें उस सेठ के पास ही चलना चाहिए जिसने यह स्थान खरीदा है। हम उससे प्रार्थना करेंगे, हो सकता है उसे हम पर दया आ जाए और वह हमें यह स्थान रहने के लिए दे दे। ठीक कहते हो, चलो उसी के पास चलते हैं। और दोनों उसी समय उस सेठ के घर की ओर चल दिए। जिस समय वे दोनों उस सेठ के घर पहुंचे, रात हो चुकी थी और सेठ खाना खाकर सो चुका था। अपनी नींद में बाधा पड़ते देख सेठ एकदम से क्रोधित हो उठा। कौन हो तुम दोनों? किसने तुम्हें भीतर आने दिया? जानते नहीं यह मेरे सोने का वक्त है, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। अन्नदाता, गलती माफ हो, हम दोनों मित्र बहुत गरीब हैं, आपसे कुछ मांगने आए हैं। क्या पकते हो कमबख्तों, यह भी कोई भीख मांगने का समय है? भागो यहाँ से, सुबह आना, इस समय मुझे नींद आ रही है। सेठ की बात सुनकर विजय को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अजय के इशारे पर वह खामोशी रहा। अन्नदाता, हम लोग आपसे भीख मांगने नहीं आए हैं, बल्कि आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि जिस जमीन को जब आपने खरीदा है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा हमें दे दें, जिस पर हमारी झोपड़ी खड़ी थी, वरना हम दोनों बेघर हो जाएंगे। ओह, तो वह झोपड़ी तुम्हारी थी? जी हुजूर, अगर आप हमें वह स्थान दे दें तो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आपका एहसान मानती रहेगी। जब दोनों सेठ के आगे काफी गिड़गिड़ाए तो सेठ ने उन्हें टालने की गर्ज से कहा, सुनो, उस जमीन को खरीदने के लिए मुझे हजारों रुपए खर्च करने पड़े हैं। फिर भी यदि कल सुबह तक तुम मुझे 500 रुपए लाकर दे दो तो मैं तुम्हें वह जमीन दे दूंगा। अब जाओ यहाँ से। जैसी हुजूर की इच्छा, हम सुबह ही 500 रुपए ले आएंगे। और दोनों सेठ से विदा लेकर वापस लौट पड़े। अजय भैया, तुमने सेठ से 500 रुपए देने का वायदा तो कर लिया, लेकिन इतना रुपया हम लाएंगे कहाँ से? हमारे पास जो थोड़ी बहुत पूंजी जमा है वह केवल 100 रुपए है। विजय भाई, यह वायदा मैंने तुम्हारे और अपने मालिकों के ऊपर किया है। हम बचपन से पूरी ईमानदारी से उनकी तन मन से सेवा करते आए हैं। क्या इस बुरे वक्त पर वे हमारी सहायता नहीं करेंगे? वाह भाई अजय, तुमने तो वास्तव में बहुत दूर की सोची। चलो इसी समय उनके पास चलते हैं। दोनों पहले उस महाजन के पास पहुंचे जो अजय का मालिक था। उस समय महाजन अपने 2-3 मित्रों के साथ राग रंग में डूबा हुआ था। वाह भाई पकौड़ी लाल, क्या दावत दी है तुमने? उनके भीतर पहुंचते ही सारा कार्यक्रम बंद हो गया, क्योंकि नर्तकियां और महाजन के मित्र लंबे तगड़े विजय को देखकर बुरी तरह भयभीत हो उठे थे। क्या बात है अजय, तुम इस समय यहाँ क्यों आए हो? जल्दी से कारण बताओ और जाओ यहाँ से। मालिक, एक बहुत ही जरूरी काम से मुझे इसी समय आपके पास आना पड़ा। कहते हुए अजय ने महाजन को अपनी दुख भरी कहानी सुना दी। लेकिन उसकी कहानी सुनकर बजाय दया प्रदर्शित करने के महाजन क्रोध से भड़क उठा। अगर तुम्हारा घर बार उजड़ गया है तो मैं क्या करूं? यदि 5-10 रुपए की जरूरत हो तो ले लो और यहाँ से दफा हो जाओ। मालिक, 50 रुपए तो मेरे ही आपके पास जमा है, जो वर्षों से मैं आपके पास ही जोड़ता आया हूँ। उस रकम के अलावा जो कुछ आप दे सके देने की कृपा करें। विश्वास करें, जल्द से जल्द मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। क्या कहा? तुम्हारे रुपए मेरे पास जमा हैं? अरे,
मैं तो हाथ की हाथ तुम्हें तनख्वाह देता हूँ, फिर कौन से पैसे तुमने मेरे पास जमा कराए हैं? कहीं तुम भांग खाकर तो नहीं आ गए? सुनकर अजय के पैरों तले धरती खिसक गई। यह आप क्या कह रहे हैं मालिक? ठीक ही तो कह रहा हूँ। लगता है मुफ्त की रोटियां तोड़ते तोड़ते तुम्हारी अक्ल सठिया गई है, जो मुझे मूर्ख बनाने चले आए। सुनो, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना उठवाकर बाहर फिकवा दूंगा। और हाँ, आज से तुम्हारी नौकरी भी खत्म। मालिक, अजय तो महाजन के झूठ पर अपने स्थान पर ठगा सा खड़ा रह गया था, लेकिन विजय, जो कि अब तक चुपचाप खड़ा अजय और महाजन की बात सुन रहा था, महाजन का यह व्यवहार देखकर क्रोधित हो उस पर झपट पड़ा। अरे धूर्त महाजन, तू मेरे रहते ऐसी बेईमानी नहीं कर सकता। मैं तेरे हलक में उंगली डालकर सारा पैसा निकलवा लूंगा। अरे बाप रे! अजय, रोको इस पहलवान को। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता कमीने। निकाल मेरे भाई के पैसे, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विजय, रुक जाओ। बचाओ! अजय विजय को महाजन से अलग करने की कोशिश करता हुआ नम्रता भरे स्वर में महाजन से बोला, मालिक, शायद आप मेरी छोटी सी रकम को भूल गए हैं। जरा फिर से याद कीजिए। देखिए, हम लोग बहुत गरीब हैं। तुम्हारा कोई पैसा मेरे पास नहीं है। तुम लोग मुझे डरा धमकाकर मुझसे पैसा ऐंठना चाहते हो। मैं कल ही राजा से शिकायत करूंगा। भलाई चाहते हो तो तुरंत यहाँ से चले जाओ। महाजन की बात सुनकर विजय पुनः क्रोध से बिफरता हुआ उस पर टूट पड़ा। अजय भैया, लातों के भूत बातों से नहीं बल्कि ऐसे मानेंगे। हाय मरा! अब तुम मेरे हाथों से किसी भी तरह नहीं बचोगे। बचाओ! अरे कोई रोको इसे! परंतु विजय का रौद्र रूप देखकर महाजन का कोई भी आदमी बीच बचाव करने नहीं आया और विजय ने महाजन को पकड़कर सिर से ऊपर उठा लिया। अब बताओ, देते हो हमारे पैसे या पटक कर धंसा दो जमीन में? अरे रुको रुको, मैं देता हूँ पैसे। विजय ने महाजन को उतार कर फर्श पर सीधा खड़ा कर दिया। लो भाई, अपने 50 रुपए और मेरा पीछा छोड़ो। अब आए ना सीधे रास्ते पर। पैसे लेने के बाद चलो मित्र, अब तुम्हें इस कमीने के यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। महाजन के घर से निकलकर दोनों उस सेठ के घर पहुंचे जिसके यहाँ विजय काम करता था और उसे सारी बात बताकर उससे मदद करने की प्रार्थना की। परंतु सेठ महाजन से भी अधिक धूर्त निकला। यह लो 20 रुपए। 10 रुपए तो तुम्हारी तनख्वाह के हैं जो तुमने 15 दिन काम किया, और बाकी के 10 रुपए वह हैं जो तुमने मेरे पास जमा कराए थे। यह क्या कह रहे हैं सेठ जी? मैंने तो आपके पास 50 रुपए जमा कराए थे, फिर ये 10 कैसे? सेठ जी, मदद ना करनी हो तो ना कीजिए, कम से कम मेरे जमा कराए पैसे तो पूरे दे दीजिए। खामोश मूर्ख, लगता है तुम मुझे मूर्ख बनाकर ठगना चाहते हो। तुम और पैसा जमा कराओगे? भागो यहाँ से, वरना धक्के मरवा कर निकलवा दूंगा। और हाँ, आज के बाद फिर कभी मुझे अपनी सूरत भी मत दिखाना। अजय विजय को समझते देर नहीं लगी कि सेठ भी महाजन की तरह उन्हें मूर्ख बनाकर उनका पैसा हजम करना चाहता है। फिर इससे पहले कि अजय विजय को रोक पाता, विजय ने आव देखा न ताओ सेठ की मरम्मत करनी शुरू कर दी। हाय! अरे कोई मुझे इस लुटेरे से बचाओ! शोर शराबा सुनकर सेठ की पत्नी और बच्चे दौड़े दौड़े वहां आए। वहां का दृश्य देखकर उन्होंने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बचाओ! हाय! कोई सेठ जी को बचाओ! बापू! उनको चीखता देखकर विजय भयानक अंदाज में गरज उठा। तुम सब चिल्लाना बंद करो और सेठ से कहो कि मेरा जमा किया गया पैसा मुझे चुपचाप लौटा दे, वरना मैं आज इसे मारते मारते पतला कर दूंगा। विजय की डपट सुनकर बच्चे व सेठ की पत्नी बुरी तरह से सहम उठे। अजी, दे दीजिए ना जो यह मांगता है, हमारा क्या बिगड़ता है, हम और किसी से कमा लेंगे। ठीक है, देता हूँ, लेकिन मुझे छोड़ो तो सही। विजय ने सेठ का गिरेबान छोड़ दिया। गिरेबान छूटते ही सेठ ने झटपट अपनी जेब से बाकी के 40 रुपए निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिए। यह लो अपने रुपए और ईश्वर के लिए यहाँ से चले जाओ। ठीक है, जाते हैं। हमें भी तुम जैसे धूर्त सेठ के यहाँ टिकना एक क्षण भी गवारा नहीं है। चलो मित्र, आजकल नेकी और ईमानदारी का जमाना नहीं रहा। हम ही बेवकूफ़ हैं जो ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करते रहे। बाहर आकर दोनों चुपचाप एक तरफ चलने लगे। अजय किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। क्या सोच रहे हो अजय भैया? बस यही सोच रहा था कि हमें भी अब शराफत छोड़नी पड़ेगी, वरना एक दिन अवश्य हमें भूखों मरना पड़ेगा। गरीब की कहीं कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम दोनों ने वर्षों अपने अपने मालिकों की वफादारी और ईमानदारी से सेवा की, लेकिन उसके बदले हमें क्या मिला? विश्वासघात और बेइंसाफी। भैया, अब हमें भी औरों की तरह बनना चाहिए।
भला राजा को प्रजा के दुख से क्या मतलब, वह तो अपने महल में आनंद कर रहा होगा। खैर अब छोड़ो इन बातों को, कहीं चलकर आज की रात बसर करते हैं। सुबह सोचेंगे कि आगे की जिंदगी कैसे व्यतीत की जाए। दोनों की नौकरियां तो गई, तो चलो पास के मैदान में जाकर आज की रात गुजारते हैं। फिर दोनों पास के ही एक मैदान में जाकर सो गए, परंतु सुबह एक तेज आवाज सुनकर उनकी नींद टूटी। पकड़ लो इन लुटेरों को। अरे सैनिक! फिर इससे पहले कि अजय विजय असल माजरा समझ पाते, सैनिकों ने उन्हें दबोच लिया। अब ले चलो इन दोनों को महाराज के पास। परंतु हजूर, हमारा कसूर? तुम्हारे मालिकों ने महाराज से शिकायत की कि तुम दोनों ने मिलकर कल रात उन्हें लूटा है। यह सरासर झूठ है। हमने उनसे केवल अपने जमा किए पैसे वसूल किए थे। तुम्हें अपनी सफाई में जो कहना है वह चलकर महाराज से ही कहना। सैनिकों, इनकी मुश्कें कस दो और इन्हें घसीटते हुए ले चलो। महाराज विलासी और आलसी हैं, उनसे न्याय की जरा भी आशा नहीं की जा सकती। वे हमारी एक न सुनेंगे। यदि एक बार हम वहां पहुंच गए तो वह हमें जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ा देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा यही होगा कि इन मुट्ठी भर सैनिकों से निपटकर कहीं भाग लिया जाए। मन ही मन निर्णय लेने के बाद विजय अजय को अपने अभिप्राय का इशारा करता हुआ बिजली की तरह मुश्कें बांधने वाले सैनिकों पर टूट पड़ा। उफ! आह! कमजोर अजय भी मौके की नजाकत को देखते हुए सैनिकों से भिड़ गया। सावधान सैनिकों, बचकर न जाने पाए। उफ! लेकिन सैनिकों के संभलने से पूर्व ही अजय विजय के हाथों में घायल सैनिकों के अस्त्र आ चुके थे और फिर हाय आई! शीघ्र ही तमाम सैनिकों को मौत के घाट उतारने के पश्चात अजय विजय सैनिक अधिकारी की ओर पलटे। अरे बाप रे, इन्होंने तो सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अब इसी में भलाई है कि चुपचाप भाग निकलो। और वह वास्तव में जान बचाकर भाग निकला। हा हा हा, वह बुज़दिल तो अपने आप भाग गया। वह तो ठीक है विजय भैया, लेकिन अब हमारा भी यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। इससे पहले कि वह पूरी फौज लेकर यहाँ आए, हमें जल्दी से यहाँ से दूर निकलना चाहिए। ठीक कहते हो अजय भाई, आओ उन घोड़ों पर सवार हो यहाँ से निकल चले। दोनों फटाफट मृतक सैनिकों के घोड़ों पर सवार हुए और उन्हें सरपट दौड़ाते हुए एक और उड़ चले। चलते चलते वे एक जंगल में जा पहुंचे। उफ! मेरा कंठ तो प्यास के मारे सूख रहा है। यदि जल्दी ही मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। प्यास तो मुझे भी लगी है विजय भैया, परंतु इस जंगल में भला पानी कहाँ मिलेगा? मेरे विचार से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हो सकता है आगे कहीं पानी मिल जाए। कुछ आगे बढ़ने पर सामने एक अति सुंदर मनोरम उद्यान देखकर वे आश्चर्यचकित हो उठे। आहा विजय, वह देखो, ईश्वर ने हमारी भूख और प्यास दोनों का इंतजाम कर दिया है। वाह, पानी और फल दोनों ही है वहाँ। चलो अब वहीं आराम करेंगे। उद्यान में पहुंचकर दोनों ने तालाब से जी भरकर पानी पिया। आहा, कितना मीठा पानी है। मेरी तो सारी थकान दूर हो गई। निसंदेह पानी बहुत मीठा और स्फूर्तिदायक है भैया, लेकिन मुझे इस भयानक जंगल में इस अद्वितीय बाग को देखकर अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा है भैया, परंतु फिलहाल मैं पेट भरने के संबंध में सोच रहा हूँ। तुम यहीं रुको, मैं झटपट किसी पेड़ पर चढ़कर कुछ फल तोड़ लाता हूँ। उसके बाद बाकी विषयों पर सोचेंगे। कहने के साथ ही विजय फलों से लदे एक वृक्ष की ओर बढ़ गया। विजय तो एक वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ने लगा, लेकिन कुशाग्र बुद्धि का अजय कुछ और ही सोच रहा था। आश्चर्य है, इतने फलदार वृक्ष हैं, लेकिन पक्षी तक इन फलों को नहीं खा रहे हैं। क्या बात हो सकती है? कहीं यह मायावी बाग तो नहीं? तभी, लो भैया, मैं फल ले आया, आओ आराम से बैठकर खाते हैं। पहले इन फलों का परीक्षण कर लेना ही उचित होगा। फिर वहीं बैठकर विजय ने जैसे ही फलों को खाना चाहा। ठहरो विजय भैया, पहले मुझे एक फल खाने दो, उसके बाद तुम खाना। क्यों? ऐसा क्यों भैया? मुझे संदेह है कि यह फल अपने भीतर कोई करामात अथवा जहर न छिपाए हुए हों, अतः पहले मैं इसका परीक्षण कर लेना चाहता हूँ। यदि ऐसी बात है तो तुम क्यों अपनी जान का खतरा मोल लेते हो? यह परीक्षण मैं ही कर देखता हूँ। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।